क्वेश्चन जो हैं आज हम करवाते हैं आपको जनरल साइंस के जो हैं कि पीछे जो एग्जाम्स वगैरह जो हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है कि 4D सिंड्रोम रोग जो है वो किससे संबंधित है, यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है कि 4D सिंड्रोम रोग, तो 4D सिंड्रोम रोग जो है वो किससे संबंधित है, कौन सी विटामिन से संबंधित है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। ऑप्शन में दे रखा था विटामिन B1, B2, B3, B4, ये चार जो है अपने पास ऑप्शन दिए हुए थे कि इनमें से आपको चूज करना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूं कि 4D सिंड्रोम जो रोग है वो विटामिन B3 से संबंध रखने वाला रोग है भाई, यानी कि विटामिन B3 की कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है, वो है 4D सिंड्रोम। अब 4D सिंड्रोम यानी कि 4 मतलब 4, ठीक है, और D का मतलब होता है डिजीज। क्या होता है? डिजीज। इंग्लिश में अगर D का मतलब देखा जाए तो डिजीज, वैसे तो हिंदी में इसको अगर बोला जाए तो क्या होगा? बीमारियां। यानी कि अपने पास 4 ऐसी बीमारियां जिसको 4D सिंड्रोम रोग के नाम से जाना जाता है, वो कौन सी विटामिन से संबंध रखता है? तो भाई कौन सी विटामिन से? B3 से। अब ये 4D यानी कि 4 वो डिजीज है, वो कौन कौन सी होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डिमेंशिया हो गया, डिमेंशिया ये एक रोग होता है जो कि क्या है, एक प्रकार से 4D सिंड्रोम में ही आता है। दूसरा हो गया डायरिया, जैसे तीसरा जो हो गया, जैसे इस रोग में इंसान की क्या हो सकती है? डेथ भी हो सकती है। और चौथा जो है भाई वो है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया ये 4 ऐसे रोग होते हैं जिसको हम, क्योंकि चारों में सभी में क्या है? डी 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 और डी। डिमेंशिया, डिमेंशिया एक ऐसा रोग होता है जिसमें इंसान की जो बुद्धि है वो काम करना कम कर देती है, यानी कि मंद बुद्धि से संबंधित जो रोग होते हैं वो कौन सा रोग है भाई? डिमेंशिया। डायरिया सभी को पता होता है, इसके अंदर जो है उल्टी और दस्त की जो शिकायत है वो लग जाती है, लूज मोशन वगैरह जिसको बोलते हैं। इस बीमारी की वजह से इंसान की क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है, यानी कि डेथ भी हो सकती है। और जो लास्ट बच गया भाई डिप्थीरिया, यानी कि इसके अंदर भी क्या है, आपको लक्षण वो बीमारी के जो मिलेंगे, वो लक्षण क्या मिलेंगे डिप्थीरिया के अंदर, कि जो त्वचा वगैरह है उस पर लाल धब्बे से आपको नजर आएंगे। तो ये चारों जो है अलग अलग जो रोग हैं भाई, डिप्थीरिया हो गया, डेथ हो गया, डायरिया हो गया, डिमेंशिया, चारों रोग क्या हैं? अलग अलग हैं। अब 4D इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि ये 4 रोग जब किसी इंसान को हो जाते हैं तो भाई वो एक प्रकार से 4D सिंड्रोम रोग होता है। और जो कि कौन सी विटामिन की कमी से होगा? तो विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है। दूसरी चीज, अगर आपसे कभी पूछ ले, कॉमनली क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने की, तो खोज किसके द्वारा हुई थी भाई? शी फंक के द्वारा हुई थी। शी फंक, फंक यानी कि हिंदी में अगर इसको लिखेंगे तो फंक लिख देंगे। शी का मतलब होता है काश्मीर फंक, काश्मीर फंक, पूरा नाम क्या था इसका? काश्मीर फंक भाई। तो ये बात ध्यान रखना, विटामिन जो है वो एक प्रकार से किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी? काश्मीर फंक के द्वारा। कोई ऊर्जा का सोर्स या स्रोत नहीं होता विटामिन। विटामिन का मेन कार्य क्या होता है हमारे शरीर के अंदर? वो सिर्फ एक ही कार्य करता है कि वो बॉडी के अंदर क्या है, रोगों से जो लड़ने की जो क्षमता प्रदान करता है ना, वो कौन है भाई? विटामिन ही होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा का पूरा जो विटामिन का भाई। विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के। तो आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन है अपने पास कौन से रोग से संबंधित था भाई? 4D सिंड्रोम रोग। और पेलाग्रा नाम ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पेलाग्रा जो रोग होता है वो कौन सी विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? पेलाग्रा। तो भी भाई कौन है? B3 के। ठीक है, पेलाग्रा। इसमें क्या होती है? पेलाग्रा एक ऐसा रोग होता है जिसमें इंसान की जो त्वचा है वो जलना स्टार्ट हो जाती है, जैसे जलन सी महसूस होने लगती है, त्वचा का जलना। तो भाई किस प्रकार से रोग से संबंध रखता है? तो पेलाग्रा से। ठीक है, अब ये पेलाग्रा जो संबंध कौन सी विटामिन की कमी से होने वाला रोग है भाई? तो विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है। हाँ, काफी बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि B3 का रासायनिक नाम क्या होगा? रासायनिक नाम, रासायनिक नाम अगर कभी पूछ ले तो नियोसिन होता है। क्या होता है? नियासिन, नियोसिन। ठीक है, यानी कि कहने का अर्थ है कि नियासिन जो है इसका रासायनिक नाम होता है B3 का। ठीक है, बी जो ग्रुप होते हैं उसमें टोटल जो विटामिन होते हैं उसी का ही क्या है, एक
भाग होता है, क्योंकि टोटल विटामिन बी के अंदर जो समूह होते हैं, B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B4 को छोड़ देते हैं, B5 आता है, B4 नहीं होता है, B6 हो गया, B7 हो गया, B8 भी नहीं आता, B9 होता है और B12 होता है। तो भाई ये सारे के सारे विटामिन जो कॉम्प्लेक्स ग्रुप होते हैं किसके, विटामिन बी के, ठीक है। तो ये सारे आपको लर्न करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाले उप धातु भाई, तो यानी कि पृथ्वी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली उप धातु। तो आपको मैं एक बात बता देता हूं, उप धातु यानी कि पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली उप धातु। तो आपको एक बात बता देता हूं, सबसे ज्यादा अगर पृथ्वी में पाई जाने वाली उप धातु है तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं अपने पास, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लिथियम। तो आप कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात है भाई, पहला दे रखा है ऑप्शन ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा लिथियम और चौथा दे रखा है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सिलिकॉन। कौन रहेगा भाई, सिलिकॉन। क्यों, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे सिलिकॉन दिया हुआ है एक, तो दूसरा दिया हुआ है ऑक्सीजन, तीसरा दिया हुआ है एल्यूमिनियम और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है वो है लिथियम। ठीक है भाई। ऑक्सीजन जो है वो जो कि क्या है हमारे पास अधातु के अंदर काउंट होता है, किसमें काउंट होता है, अधातु के अंदर। एल्यूमिनियम जो है वो धातु में काउंट किया जाता है, किसमें काउंट किया जाता है, किसमें गिना जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम धातु में होता है, लिथियम भी किसमें होता है, धातु के अंदर। तो भाई ये बच कौन गया, ये सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है वो एकमात्र क्या है, उप धातु। क्या है, उप धातु, जिसको मेटेलॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, मेटेलॉइड। और धातु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मेटल। अधातु को क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। क्या होता है, नॉन मेटल। तो आप काफी सोच रहे होंगे सर ऑक्सीजन जो है वो अधातु में कैसे आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो एक गैस है। भाई गैस भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है, किसके अंदर, नॉन मेटल के अंदर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो किस में काउंट होगा, हाइड्रोजन भी अधातु में ही आता है और ऑक्सीजन वगैरह जो है ये सारे जो है भाई किस में आएंगे, अधातु के अंदर, नॉन मेटल के अंदर काउंट होते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो अपने पास ये दिया गया है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा भाई, तो राइट आंसर होगा सिलिकॉन। आपको एक बात बता देता हूँ, पृथ्वी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली उप धातु। क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना, कभी आप सीधा ही मार दो कि सर हमने तो एल्यूमिनियम पढ़ा था या फिर लिथियम पढ़ा था। तो भाई एक बात बता देता हूँ, क्वेश्चन को पूरे को कंप्लीट रीड करना है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा गया उप धातु। तो उप धातु कभी भी पूछे तो भाई सिलिकॉन होती है। कौन है, सिलिकॉन। अगर आपसे क्वेश्चन यही पूछ ले कि उप धातु की बजाय अगर पूछे कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली अधातु, तो भाई पृथ्वी हमारे अर्थ में, अर्थ पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कौन है, अधातु। अधातु पूछे तो कौन है भाई, ऑक्सीजन। कौन है, ऑक्सीजन। अधातु के केस में पूछे तो कौन है, ऑक्सीजन। और अगर आपसे पूछ ले कि धातु में सबसे ज्यादा पाई जाने वाले भाई पृथ्वी में, तो भाई फिर कौन है, फिर है एल्यूमिनियम। कौन है, एल्यूमिनियम। यानी कि ये धातु में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली हमारे अर्थ में, यानी कि पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु अगर पूछे तो एल्यूमिनियम ही होगा। उप धातु में पूछे तो सिलिकॉन होगा और अधातु में अगर पूछ ले तो ऑक्सीजन होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है पजल कर देता है आप लोगों को, और काफी बार हम बुक में पढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा पाई जाने वाली उप धातु, हम सोचते हैं एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम कभी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछो जो आपने देखा है उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसमें पूछा गया है कि उप धातु बतानी है कि उप धातु कौन सी होगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भाई आपको मैंने बताया था कुछ टाइम पहले, यानी कि इससे पहले जो लेक्चर था उसमें बताया था टोटल जो अपने पास जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो कितने होते हैं, एलिमेंट्स वो होते हैं आवर्त सारणी के अंदर 118 होते हैं। ठीक है, उसमें 93 क्या होते हैं, धातु हो जाते हैं, और बाकी 18 उसके अंदर क्या हो जाते हैं भाई, अधातु हो जाते हैं, और 7 जो बचती है ना वो होती है क्या, उप धातु। और भाई एक बात और बता देता हूँ आपको कि
उप धातु जो होती हैं वो 7 ही होती हैं। और भाई इन 7 में बहुत बार काफी बार क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि एक तो ये लिमिटेड होते हैं, तो इनको आप उंगलियों पे याद कर लेना, इसको उप धातु को। ये मैं लिखवा देता हूँ, आप भले नोट कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले जो बात की जाए ना, तो उप धातु जो होती है वो कितनी होती हैं, वो होती है 7। कितनी होती है टोटल? 7, जिसको मेटलॉइड बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मेटलॉइड। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो 7 कौन कौन सी उप धातु होती है। तो भाई वो होती है सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, टेलिडियम, पोलोनियम, और भाई जो लास्ट, क्योंकि 1 2 3 4 5 और 6, और जो लास्ट बचती वो कौन है? टिन। टिन, ठीक है, टिन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? Sb। क्या होता है? Sb। ये 7 आपको याद करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। भाई ये 7 उप धातु जो है ये आपको माइंड में बिठानी पड़ेगी। जो भी स्टूडेंट आर्मी वाले, जो खासकर जो बच्चे हैं भाई, आर्मी के हो गए, नेवी के हो गए, एयरफोर्स के हो गए, या फिर रेलवे के हो गए, या HSSC-D ग्रुप, इन सभी के अंदर जो है आपके पास जो साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से एक आध क्वेश्चन इनमें से काफी बार पूछ ही लेता है। तो आपको बस ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जो उप धातु होती है वो कितनी होती है? 7 ही होती हैं, इससे ज्यादा और नहीं होती। कभी आप ये सोच रहे हो कि सर 7 से भी ज्यादा होती, नहीं, क्योंकि टोटल जो होती है उप धातुओं की संख्या 7 होती है। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है कि मतदान के समय उंगली पर लगने वाली स्याही होती है। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में आया हुआ है ये क्वेश्चन बहुत बार, कि मतदान के समय, यानी कि मतदान के समय उंगली पर लगाने वाली जो स्याही होती है, स्याही, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, या फिर वो किससे बनी होती है? तो भाई वो होती क्या है? तो आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है सिल्वर नाइट्रेट, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा ऑप्शन दे रखा है सिल्वर ब्रोमाइड, और थर्ड ऑप्शन दे रखा है भाई सिल्वर आयोडाइड। और लास्ट जो ऑप्शन है वो दे रखा है सिल्वर अमलगम। अब एक चीज आपको बता देता हूँ, ये एक अकेला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसी क्वेश्चन के अंदर कम से कम 10 क्वेश्चन निकल के आएंगे। आप देखना कैसे निकल के आते हैं। मतदान के समय उंगली पर लगने वाली, आपने देखा होगा जब हम एग्जाम मतदान देने जाते हैं, वोट डालने जाते हैं, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? बुला के कहेंगे इधर आओ, हम आपको पहले क्या लगा देते हैं? इंक लगा देते हैं। इंक लगाने का मतलब है कि भाई वो इंक जो है वो जल्दी से साफ नहीं होती। हम काफी बार सोचते हैं कि पिछले 10 दिन हो गए, साफ क्यों नहीं हो रहे, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, साफ क्यों नहीं रहे। हाँ, हल्की उसका लाइट जो है कलर हो जाता है, हल्का पड़ जाता है, लेकिन वो साफ नहीं होती कि एक दिन में आप उसको रिमूव कर पाएंगे। तो वहां पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये फिर होती क्या है, जिससे क्या है इसका यूज जो है मतदान के समय किया जाता है। तो भाई सिल्वर नाइट्रेट होता है। वो क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। मतदान के समय उंगली पर लगने वाली इंक जो होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? उसमें सिल्वर नाइट्रेट का। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे हम कहते हैं कि सर सिल्वर ब्रोमाइड, तो भाई सिल्वर ब्रोमाइड जो है इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी के अंदर। फोटोग्राफी, ठीक है, आपने देखा होगा सिल्वर ब्रोमाइड जो है इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? फोटोग्राफी के अंदर। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, आपने पुराने समय में क्या थी, वो रील्स वगैरह होती थी छोटी छोटी जो कैप्चर किए जाते थे किसी की फोटो, तो उस दौरान छोटी रील्स होती थी, जब उसको वॉश करते थे तो वो किस में करते थे? फोटोग्राफी के दौरान सिल्वर ब्रोमाइड में करते थे। उसके बाद अगला जो ऑप्शन दे रखा है सिल्वर आयोडाइड,
सबसे अच्छा क्वेश्चन है भाई, कृत्रिम वर्षा जो होती है, यानी कि कृत्रिम वर्षा जिसको आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है, ठीक है, कृत्रिम वर्षा, ठीक है, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, सिल्वर आयोडाइड का। लास्ट जो बच गया वो दे रखा है सिल्वर अमलगम। अमलगम, तो भाई एक बात बता देता हूं, अमलगम का मतलब होता है जब भी कोई ऐसा पदार्थ जो कि क्या हो, लिक्विड जैसा और चिपचिपा जो पदार्थ होता है, उसको क्या कहा जाता है, अमलगम कहा जाता है। यानी कि क्वेश्चन जो है वो अपने पास ये बनता है कि जैसे सपोज दैट जो मरकरी होता है, Hg, मरकरी, मरकरी जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, Hg, पारा, पारा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पारा, ठीक है, मरकरी। तो भाई मरकरी जब सिल्वर के साथ मिलती है ना, Hg के साथ जब Ag का क्या होता है, संपर्क में आती है, रिएक्शन करते हैं, तब उस दौरान जो है सिल्वर अमलगम का पैदा होता है भाई, फॉर्मेशन होता है, बनता है, उत्पन्न होना, ठीक है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि सिल्वर अमलगम है क्या, तो सिल्वर अमलगम का मतलब होता है जब सिल्वर को मरकरी के साथ मिक्स कर देते हैं या फिर उसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो उस दौरान जो पैदा होगा भाई वो क्या होगा, वो सिल्वर अमलगम होता है। अब ये सिल्वर अमलगम होता क्या है, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पहले भी बताई थी कि जाड़ दर्द जो होते हैं हमारे, काफी बार कहते हैं कीड़े लग गए, जाड़ खाली हो जाती है, दांत वगैरह जो होते हैं उनके खाली जगह जो होते हैं, वहां पे जो मसाला जो डॉक्टर भरते हैं दांतों के अंदर, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, उसमें सिल्वर अमलगम का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल चिपचिपा सा पदार्थ होते हैं, काफी बार नहीं कहते कि जाड़ खाली होगी मसाला भरवा लेते हैं, तो भाई उसमें किसका प्रयोग होता है, सिल्वर अमलगम का ही प्रयोग होता है, जिसके अंदर मरकरी यानी कि Hg और Ag दोनों का प्रयोग किया जाता है। ये Ag जो है ना, इसका पूरा नाम अगर कभी पूछ ले तो क्या होता है, अर्जेंटीनम, अर्जेंटीनम, क्या नाम होता है इसका पूरा, अर्जेंटीनम। और Hg का अगर पूरा नाम कभी पूछ ले तो फिर क्या बताएंगे आप, हाइड्रागायरम। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी अपने जो है इसको नोट कर लेना, ठीक है। आपको आपने पढ़े होंगे, बोले मरकरी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मरकरी मतलब पारा का फॉर्मूला क्या होगा, आपने पढ़ लिया Hg, लेकिन Hg का अगर पूरा नाम कभी पूछ ले तो आप बता देना कि क्या होगा, हाइड्रागायरम। और Ag का क्या होता है, अर्जेंटीनम, अर्जेंटीनम, ठीक है। ये दोनों जब मिलते हैं तब किसका फॉर्मेशन होता है, सिल्वर अमलगम का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें से कम भी तो कितने क्वेश्चन निकल गए, 4 तो ये सीधे मैंने आपको बता ही दिए, 5वां ये हो गया, कृत्रिम वर्षा वगैरह, अर्जेंटीनम, हाइड्रागायरम, यानी कि कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे अपने पास निकल के आते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने पास दिया हुआ है, क्या कि स्टील किस प्रकार की मिश्र धातु है। तो भाई आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो मिश्र धातु वाला जो टॉपिक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अलोय, ठीक है, यानी कि मिश्र धातु। ये जो मिश्र धातु होती है इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं इसके ऊपर। तो आपको बता देता हूँ, मिश्र धातु का मतलब होता है कि दो धातुओं का भाई क्या होना, मिक्स होना, उसको क्या कहते हैं, मिश्र धातु। दो धातुओं का क्या होना, मिक्स होना, यानी कि मिलना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भाई मिश्र धातु, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अलोय, ठीक है। ये अब क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टील किस प्रकार की मिश्र धातु है भाई, स्टील किस प्रकार की मिश्र धातु है, स्टील किस प्रकार की मिश्र धातु है, मिश्र धातु है। तो आपको आज एक बात बता देता हूं, स्टील कोई भी, कभी भी स्टील या फिर क्रोमियम स्टील वगैरह, स्टेनलेस स्टील वगैरह, कभी भी अगर कुछ नाम आ जाए ना, तो आपको एक बात बता देता हूँ, कार्बन हमेशा इसमें मिक्स रहता है स्टील के अंदर। तो यहाँ पे जो है स्टील जो है वो किस प्रकार की मिश्र धातु है। तो भाई स्टील जो है वो किस प्रकार की मिश्र धातु है, तो भाई इसमें दो धातुओं का मिश्रण होता है, मतलब मिलना होता है। वो कौन कौन सी है, वो है एक लोहा और दूसरी होती है कार्बन, यानी कि दूसरी क्या है, कार्बन, ठीक है। दोनों चीजें अलग अलग है। अब ये कार्बन जो है भाई, ये मानव शरीर में तो छोड़ो, हर जगह ये उपस्थित होता है, हमारे शरीर के अंदर भी कार्बन की मात्रा होती है भाई, ठीक है, कार्बन से मिलके बना होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मानव शरीर में कौन सी हड्डी, मानव शरीर के अंदर कौन सी हड्डी किसी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको बता देता हूं मैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपके रेलवे, HSSC डी ग्रुप,
आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह, मतलब पीछे जितने भी मोस्टली जो एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम्स में ये रिपीट होते रहते हैं। तो लास्ट जो क्वेश्चन है अपने पास कि मानव शरीर में कौन सी हड्डी किसी दूसरी हड्डी से जुड़ी नहीं होती। क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन सी हड्डी किसी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। एक पहला है फीमर, दूसरा दिया हुआ है ऑप्शन स्टेपीज, थर्ड ऑप्शन दे रखा है लेस जोन, और भाई फोर्थ ऑप्शन दे रखा है हायोड। ठीक है। तो आपको सबसे बड़ी बात एक बात बता देता हूं मैं, इसमें अगर पूछे कि क्वेश्चन जो है इसमें कि राइट आंसर क्या होगा, तो भाई राइट आंसर तो इसके अंदर हायोड ही होगा। क्या होगा? हायोड। अब ये हायोड होती कहाँ है, क्या है और किस प्रकार की हड्डी होती है, कहाँ पे ये प्रेजेंट होती है और क्या इसका जो है रोल होता है मानव शरीर के अंदर, या फिर जीवों के जो शरीर होते हैं, कोई भी जीव लगा लो, उनके सभी के शरीर में लगभग ये हड्डियां पाई जाती है भाई। उसके बाद क्वेश्चन जो पूछा गया है कि कौन सी हड्डी जो है वो किसी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती। तो आपने नाम सुना है, फीमर का नाम सुना है, स्टेपीज का नाम सुना है, लेस जोन का भी नाम नहीं सुना और हायोड का भी नाम नहीं सुना। तो भाई इसमें आपको एक बात बता देता हूँ, लेस जोन कभी कोई हड्डी का नाम है ही नहीं। पहली बात तो यही है, लेस जोन कोई हड्डी का नाम नहीं है। स्टेपीज भी है, फीमर भी है और हायोड भी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? हायोड। ये जो हड्डी होती है ना, ये कहाँ पाई जाती है भाई? गले में होती है। कहाँ पे होती है? गले में, यानी कि हमारा जो गला होता है वहां पे जो जीभ होती है, और इस जीभ से पीछे जो है, जीभ से जुड़ी होती है हमारी ये हड्डी, ठीक है। लेकिन हमारी हड्डी जो होती है, जीभ की जो हड्डी होती है, ठीक है, जीभ जो है और जीभ के पीछे जो हड्डी अटैच होती है, इन दोनों के बीच में बिल्कुल सा भी गैप नहीं होता। इसलिए मानव, जब आप देखेंगे मनुष्यों को, तब हम देखते हैं कि भाई उनकी जो जीभ है उस, मतलब जैसे डॉग वगैरह होते हैं ऐसे बाहर निकली हुई नहीं होती। लेकिन डॉग्स के अंदर क्या होता है कि कुत्ते जो होते हैं, डॉग्स वगैरह जो होते हैं, उन जानवरों में क्या होता है कि जैसे कि ये जीभ होती है और ये वो हड्डी होती है, ठीक है, जिससे जुड़ी होती है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या होता है? गैप होता है ज्यादा, ठीक है। जीभ और जो हड्डी होती है जहां से वो जुड़ी होती है, गैप उसमें ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो कुत्ते वगैरह होते हैं, डॉग जो होते हैं, उनकी जीभ जो है वो बाहर निकली हुई होती है उस गैप की वजह से। ये बात हमेशा आप ध्यान रखना। कुत्तों के अंदर, जानवरों में सभी में पाई जाती है हड्डी। कहाँ पाई जाती है? तो भाई ये गले में पाई जाती है, नंबर एक। दूसरा जो क्वेश्चन है, ये किसी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती, इकलौती होती है। तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, काफी बार पूछा जाता है कि कुत्तों के जो जीभ होती है वो बाहर की साइड निकली हुई क्यों होती है भाई? हम सोचते हैं कि कुत्ते जीभ को निकाल के घूमते रहते हैं, वो निकाल के नहीं घूमते रहते, क्योंकि उनकी जो हड्डी होती है गले के अंदर, ये हायोड हड्डी होती है, और जो जीभ होती है उनके बीच में क्या होता है? गैप होता है। जैसे ये जीभ होगी, ये हड्डी होगी, तो इनके बीच में क्या हो गया? गैप हो गया। अब उस गैप की वजह से क्या है, वो जीभ उसकी बाहर निकली हुई होती है, नंबर एक। नंबर दो क्वेश्चन क्या है, वो मुंह को इसलिए खुला रखते हैं डॉग वगैरह, क्योंकि वो अपनी जो गर्मी है वो सारी की सारी कैसे निकालते हैं? जीभ के रेफरेंस से निकलती है, जीभ से ही निकलती है। क्योंकि इंसान को पसीना आ जाता है लेकिन डॉग्स को पसीना नहीं आता भाई। बॉडी जो है उसकी जितनी भी हीट होती है, गर्मी होती है शरीर में, क्योंकि हमारा तो पसीने के रूप में निकल जाएगा, लेकिन डॉग्स के अंदर क्या है? डॉग्स में भाई पसीने के रूप में कुछ नहीं निकलना, सारा का सारा जो है, जो गर्मी होती है, हीट लगभग, वो सारी जीभ से ही निकालते हैं। इसलिए उनको खुला रखते हैं ताकि वो गर्मी कम महसूस हो उनको। अगला देखो, तो ये था हायोड हड्डी, जो गले के अंदर पाई जाती है, जो किसी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती। तो क्वेश्चन, ये कंसेप्ट क्लियर। अब बात अगर पूछ ले फीमर की, तो भाई फीमर होता है मतलब जांघ की हड्डी। क्या होता है? जांघ की सबसे मजबूत हड्डी अगर पूछे तो फीमर। कौन है? फीमर। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि फिर स्टेपीज क्या है, तो भाई स्टेपीज होती है कान के अंदर, ठीक है, कान में पाई जाने वाली हड्डी होती है कान के अंदर, ठीक है, जो कि क्या होती है भाई,
यानी कि मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी हड्डी अगर है तो वो कौन है, स्टेपीज, जिसका साइज कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है 0.1 सेंटीमीटर। जिसका वेट अगर पूछे तो वजन अगर पूछे तो वजन कितना होगा 2 मिलीग्राम से 4 मिलीग्राम, ये वेट होता है भाई किसका, ये वेट होता है जो कान की जो स्टेपीज हड्डी होती है हमारे कान के अंदर होती है, जिसका साइज तो मिलेगा 0.1 सेंटीमीटर और वजन मिल जाएगा 2 मिलीग्राम से 4 मिलीग्राम। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा भाई। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी, तो छोटी हड्डी तो आपको बताना है स्टेपीज, और अगर पूछ ले कि कौन सी ऐसी हड्डी होती है मानव शरीर में जो किसी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती, तो नहीं जुड़ी हुई होगी तो भाई वो हायोड नाम की हड्डी होती है। इसको आप लर्न कर लेना थोड़ा सा अच्छे से। फीमर मतलब जान की सबसे मजबूत हड्डियों के अंदर आती है। और भाई हड्डियां जो है हमारे शरीर के अंदर सभी को पता ही होगा कितनी होती है, 206 होती है। ये कब होती है, जब इंसान अडल्ट हो जाता है। वेस्ट पुरुषों में 18 से 20 साल के लगभग जब वो एज में पहुंच जाता है, 15 साल 16 साल के बाद, तो उसकी जो हड्डियां हैं उनकी अगर संख्या आप देखेंगे तो लगभग कितनी मिलेंगी, 206, ठीक है, नंबर 1। दूसरी चीज, जब बच्चा पैदा होता है तो उस दौरान क्या है, उसकी मानव शरीर ना बच्चे के शरीर के अंदर जो हड्डियां मिलेंगी वो लगभग कितनी होती है, 306 के लगभग। भाई कितनी होती है, 306 के लगभग। अब आप कहेंगे कि सर ये 306 हड्डियां अगर होती है तो फिर 100 हड्डियों के लगभग वो हड्डियां गायब कहाँ हो जाती है, वो गायब नहीं होती, वो हड्डियां कहीं भी गायब नहीं होती। वो हड्डियां गायब इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि भाई वो कहीं जाती नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हड्डियां जैसे इंसान जैसे ही बच्चा जो है वो धीरे धीरे बड़ा होना स्टार्ट होगा तो उसकी जो शरीर के अंदर जो हड्डियां होती है वो जुड़ना स्टार्ट हो जाती है, जुड़ना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि अभी हड्डी एक ये है, एक ये ऐसे, तो बाद में फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ तो हड्डी एक जुड़ गई। तो ये पहले कितनी हड्डियां थी, 2 हड्डियां थी, तो ये बाद में जुड़ने के बाद क्या होगी, एक ही हड्डी कहलाएगी। तो ऐसे हड्डियां जब जुड़नी स्टार्ट होती हैं तो उस दौरान लास्ट में हम देखते हैं 15, 17, 18 साल के लगभग जो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसके शरीर के अंदर 206 हड्डियां ही बच जाती हैं, ठीक है। तो हड्डियों के अध्ययन को भी आपको बता देता हूँ। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओस्टियोलॉजी। क्या कहा जाता है, ओस्टियोलॉजी भाई, ओस्टियोलॉजी, ठीक है, ओस्टियोलॉजी, ठीक है। हड्डियों से संबंधित अगर रोग पूछे कौन सी विटामिन की कमी से भाई, तो भाई विटामिन डी की कमी से होते हैं हड्डियों से संबंधित रोग। यानी कि इंसान जो है उसकी अस्थियों का मुड़ जाना, हड्डियों का मुड़ जाना, बच्चों की अस्थियों का मुड़ जाना, ये सारे के सारे जो संबंधित जो रोग है ना वो कौन सी विटामिन की कमी से होते हैं, विटामिन डी की कमी से। रिकेट्स नाम का रोग तो सुना ही होगा आपने, होने वाला रोग रिकेट्स नाम का, ठीक है भाई। तो क्लियर, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसी बार जो है आपके कल क्वेश्चन जो है और आगे करवाएंगे, 1-2 दिन में आपका जो है जीके का स्टार्ट करवाते हैं। और भाई कंप्यूटर साइंस के 2 या 4 जितने भी क्वेश्चन आते हैं धीरे धीरे आपको करवा दिए जाएंगे। तो इसको आप थोड़ा सा कर लेना, राइट कर लेना ताकि जो है नॉलेज के लिए बना रहे। बाकी PDF डाल देना।